बात मंडी की व्यवस्था की करेंगे, क्योंकि कई ऐसी परेशानियां मंडियों में आ रही है जिससे रोजाना किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। सरकार ने हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं खरीद में ढील दी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसल को देखते हुए फैसला लिया गया है। वहीं हरियाणा की मंडियों में उठान की धीमी रफ्तार, लंबी प्रक्रिया और बायोमेट्रिक जैसी औपचारिकताओं के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। आज इसी मामले पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हरियाणा के उन लाखों किसानों को बड़ी राहत दी जिनकी गेहूं की फसल हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुई थी। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रबी विपणन सीजन 2026 से 27 के लिए गेहूं की खरीद के यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन में ढील देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट और अनुरोध के बाद केंद्र ने गेहूं की गुणवत्ता के मानकों में अहम छूट दी है, जिससे किसानों को फसल बेचने में परेशानी ना हो और उन्हें डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई मुख्य छूट कौन कौन सी है। चमक में कमी, अब 70% तक की दी गई छूट। सुकड़े और टूटे दाने, इनकी सीमा को 6% से बढ़ाकर 15% किया गया। क्षतिग्रस्त अनाज, कुल मात्रा 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद में दी गई छूट के बाद कई शर्तें भी लागू कर दी हैं। क्या है ये शर्तें और नियम, देखिए। छूट वाले गेहूं का अलग स्टॉक होगा, अलग हिसाब रखा जाएगा। गुणवत्ता में गिरावट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। वित्तीय परिचालन प्रभाव हरियाणा सरकार वहन करेगी। इस स्टॉक का निपटान प्राथमिकता से किया जाएगा। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है, वहीं हरियाणा की मंडियों में सरकारी दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मंडियों में अनाज के ऊंचे ऊंचे ढेर लग चुके हैं, पर लिफ्टिंग की धीमी रफ्तार ने किसानों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। अगर समय पर उठान नहीं होगा तो किसानों के खातों में पैसा कब आएगा? लगभग 4,42,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है, जिसमें से लगभग 1,80,000 क्विंटल परचेज किया जा चुका है और लगभग 60 से 65,000 क्विंटल की जो खरीद हुई थी उसमें से उठान हो चुका है। सरसों की हमारी यहाँ मैक्सिमम प्राइवेट आवक चल रही है और लेकिन कल से सरकारी खरीद भी शुरू हुई, सरकारी आवक भी बढ़ गई है और सरकारी खरीद समूथली जारी है। लगभग कल 2700 क्विंटल की सरकारी खरीद हुई है और अभी तक हम माने तो चरखी दादरी मार्केट कमेटी के अंतर्गत लगभग प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 80,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है और प्राइवेट की जितनी आवक हुई है वो सभी खरीदी जा चुकी है। वहीं हिसार के अनाज मंडियों में सरकार की ओर से लागू किए गए नए नियम जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मौके पर फोटो खिंचवाना किसानों के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि इन औपचारिकताओं के कारण काफी समय बर्बाद हो रहा है और लंबी लाइनें लग रही है। गेहूं की है 60-65 बढ़िया आवक है। मंडी में दिक्कत है, कहीं बायोमेट्रिक करो, कहीं ट्रैक्टर के नंबर दो। सरकार ने तो मट्टी प्लीट कर रखी, बिल्कुल मोटे मोटे पेटाने जो बैठे हैं नहीं, उनने बेरा पटा नहीं उड़ा कणक बो के फिर काटा पिटी कर उससे उगावे। जब बेरा पटा मोल ले ले यार, दे दे हैं उड़े को नहीं। 2.5 साल भी क्या करती है, आज को नया है, नई साल तो को नहीं। ऑनलाइन हमने करा रहे, गवर्नमेंट को पता भी इसके पास इतनी जमीन है। ये जमीन हड़पड़ के सारे तरीके बना रखे भाई। कहना था क्या जी, दाने बिके हर बार इसी तरह बिकने लग रहे, सही सिस्टम से बिकने लग रहे हैं। फसल अच्छी है। हाँ, फसल अच्छी है। फसल तो बढ़िया को नहीं हो रही, अब की बार आंटी बढ़ रही है, कम निकला है, कम निकली बस बारिश के कारण। बारिश और ओले बस हाँ, या दिक्कत खड़ी है यार, दिक्कतें खड़ी है सारी। ये गलत है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यार के काम आड़ खड़ा रहना तो और साल से ठीक है। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के किसानों को गेहूं खरीद के नियमों में दी गई ढील अन्नदाताओं के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण साबित हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर हरियाणा की मंडियों में उठान की धीमी रफ्तार, लंबी प्रक्रिया और बायोमेट्रिक जैसी औपचारिकताओं के कारण किसानों की परेशानियां अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल है, केंद्र के फैसले से खराब फसल क्या आसानी से खरीदी जाएगी? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, क्या अब किसानों को फसल डिस्ट्रेस सेल में बेचनी नहीं होगी? तीसरा सवाल, क्या मंडियों में फसल रिजेक्शन होने की समस्या अब कम होगी? चौथा प्रश्न, क्या बायोमेट्रिक प्रणाली से किसानों को निजात मिलेगी? पांचवा सवाल, बायोमेट्रिक सिस्टम किसानों के लिए फायदे या घाटे का सौदा है? ये हमारे सवाल हैं और आज इसी मामले पर हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। रामराज शर्मा जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सतपाल रोड जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, विजेंद्र रेणु साहब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं और राकेश बेंस जी हैं किसान नेता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहले क्योंकि बात किसानों की हो रही है और सभी लोग किसान होंगे या किसान की पृष्ठभूमि होगी, लेकिन तीन लोग हैं जो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं अलाइंड हैं, तो शुरुआत किसान नेता से ही करते हैं। सर, सीधा और पहला प्रश्न, केंद्र की जो पहल है, केंद्र ने जो गेहूं खरीद को लेकर नियमों में ढिलाई दी है, उसको आप लोग पॉजिटिव नोट पर देखते हैं और आपको लगता है कि उसका फायदा मंडियों में किसानों को होगा? देखिए, बिल्कुल होगा धर्मराज जी। हमें पहले ये समझना चाहिए कि इस बार लैस्टर लॉस ज्यादा है और गुणवत्ता में थोड़ी सी बारिश होने के कारण चमक कम हो गई है और थोड़ा सा दिक्कत किसान को आ रही थी, जिसकी मांग हमारे द्वारा बार बार की जा रही थी सरकार से कि लैस्टर लॉस पे जो है छूट दी जानी चाहिए। दी है, स्वागत योग्य कदम है ये बिल्कुल सरकार का, जिससे किसानों को भारी राहत मंडियों के अंदर मिलेगी। दूसरी बात, जो मंडियों में बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है उठान को लेके, बारदाने को लेकर। जो बारदाना मंडी के अंदर उपलब्ध नहीं है और उठान बहुत धीमी गति पे हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। और अब तो हालात ये हो गए कि मंडियों में दाने जो है गेहूं गिरने का स्थान तक नहीं बचा हुआ कि मंडियों में, तो हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं मंडियों के। तीसरी बात जो है बायोमेट्रिक की, बायोमेट्रिक इसलिए शुरू की गई थी कि जो बाहर से आने वाला, दूसरे राज्यों से आने वाला जो है गेहूं, उसको रोका जा सके, पर ये नाकार साबित हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि हर रोज मीडिया में खबरें आ रही है कि यूपी से सस्ते में गेहूं मंगाकर जो है सरकारी कट्टों में पैक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक मिली भगती का वो भी आ रहा है। जो बायोमेट्रिक जिस लिए किसान पर थोपी गई थी वो कहीं ना कहीं नाकारा सिद्ध हो रही है। ठीक है रामराज शर्मा जी, सीधे मुद्दे पे आता हूं। दो परेशानी जो इस वक्त सबसे ज्यादा है, और कुछ तो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं जिसमें कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर लाखों पैकेट गेहूं के बोरियां रखी है और 5 से 6 लाख बोरियां एक मंडी का मैं विजुअल देख रहा था, और उसमें उठान तकरीबन 25,000 का हुआ है। जो डिप्टी स्पीकर हैं कृष्णा मिड्डा, रेडू साहब के ज़िले से आते हैं, वो खुद मंडी में गए थे। हाँ, वो खुद मंडी गए थे जहां पर उन्होंने अधिकारियों की लानत मलानत भी की है। तो ये तो एक परेशानी है कि खरीद हो रही है लेकिन वो मंडी से फसल उठ नहीं रहा, पहली चीज। दूसरा, बायोमेट्रिक एक समस्या है, हर दिन कहीं ना कहीं से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इसको कैसे सरकार एड्रेस कर रही है? देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको, हमारे साथी अन्य पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको, किसान नेता भाई हैं उनको, और हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। सर देखो, जैसा कि आपको मालूम है, बारिश और ओलावृष्टि से हमारी फसलें को नुकसान हुआ था और 31 मार्च को हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक सहित कई जिलों में गेहूं और सरसों की फसल प्रभावित हुई थी। और 1 अप्रैल से, जैसे आपको मालूम है, गेहूं की खरीद शुरू हो गई थी और 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो गई थी। 416 मंडियों में गेहूं खरीदी जा रही है, 112 मंडियों में सरसों खरीदी जा रही है और लगभग 72 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है गेहूं खरीदने का, और सरसों का लगभग 13 लाख मीट्रिक टन का हमारा वो है लक्ष्य है। और जैसे ही
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पता चला भाई ऐसे ऐसे हमारी फसलों को नुकसान हुआ है, उन्होंने तुरंत अधिकारियों की ड्यूटी लगाई और इस पे अपडेट लिया और 4 तारीख को केंद्र सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखवाई हमारी सरकार की तरफ से। और अब केंद्र सरकार ने हमारी सरकार का आग्रह मानते हुए इनमें नियमों में जो पारदर्शिता थी, जो हमारी जैसे चमक है गेहूं की वो 70% तक बढ़ा दी है, इनमें ढील दी है, जो मानकों में ढील दे दी। गेहूं का जो लस्टर लास है, ये चमक है, वो 70% कर दी गई है और जो सुकड़े और टूटे दोनों दाने 6 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। और आंशिक रूप से जो दाने बिल्कुल अधिक वो ज्यादा टूटे हुए थे वो 6% वो बढ़ा दिए हैं। और जिस तरह से ढील दी गई है और इससे ये साबित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी। उन्होंने कहा भी था कि भाई मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खुद भी किसानी करी है। किसान भाइयों, आपकी फसल का दाना दाना हमारी सरकार खरीदेगी और मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि अपनी फसल को किसी की बहकाई में आके जो MSP रेट है उससे नीचे ना बेचें। यह आपकी अपनी सरकार है, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं और दाना दाना हम खरीदेंगे। तो इससे साबित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने किसान भाइयों से वादा किया था, केंद्र सरकार ने उनके आग्रह को मान लिया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार अब किसान का दाना दाना खरीदेगी। और जिस तरह से ये भाई गुमराह कर रहे थे किसान भाइयों को कि भाई उनको पहले भी ये भड़काते रहे हैं, अब किसान भाइयों को पता चल गया भाई उनका सच्चा हितैषी कौन है। ये किसानों की सरकार है, उनके सच्चे हितैषी आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री, और आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी हैं जो हमारे हरियाणा के प्रधान सेवक हैं। तो इससे साबित होता है कि भाई वो हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित में कार्य कर रही है। और जिस तरह से आवक बढ़ी है, कल मैं अकेले कल में लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं आया है। और जैसे आपके आंकड़े बता रहे हैं, कुल आवक अब तक लगभग 47 लाख से ज्यादा हो चुकी है, 48-49 लाख के करीब। और जो सरकारी रेट पे खरीदी जा रही है, आपने पता ही है। और 18 से 20 लाख खरीद पे बात ठीक है, खरीद वाली बता तो रहा हूँ। सरकारी खरीद हुई है 18 से 20 लाख से ज्यादा। ठीक है रामराज जी, मैं ऐसा भी बता दूं, 228 करोड़ रुपया किसान के खाते में। ठीक है सर, ठीक है, इशू और सर वो इशू नहीं है जो देखिए 340 प्रोसेसिंग में है। ठीक है रामराज शर्मा जी, हाँ रामराज शर्मा जी एक मिनट सर, आप सब बात 48 से 72 घंटे में किसान के खाते में पैसा चला जाता है सर। जी धर्मराज जी, सर मैंने 2 सवाल पूछा, आपने सब बात कही, ठीक है, 30 सेकंड में आपको दूंगा, आप उस पर बात कर लीजिएगा। कई मंडियों में उठान धीमी क्यों है और बायोमेट्रिक जो परेशान किसानों को कर रहा है। एक दिन पिछले सोमवार के दिन हुआ था जब पूरा दिन मंडी में प्रॉब्लम हुई थी, फिर मंगलवार को कुछ दिनों में सुधर गया, लेकिन अभी भी कई जगहों से प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका कोई वैकल्पिक उपाय सरकार ढूंढ रही है? 30 सेकंड बताइए सर। देखो, अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। शुरू में उठान में कमी थी और ये जहां तक बायोमेट्रिक की बात है, ई खरीद की बात है, तो इसमें स्टार्टिंग में कोई भी सिस्टम डेवलप किया जाता है तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन परेशानी आती है। अब कोई परेशानी नहीं, आप कहीं से पता कर लो। मैंने भी पता किया, जहाँ का आप उदाहरण दे रहे थे कृष्ण मिड्डा जी, मैं भी उसी जिले का हूँ, रेड्डू साहब भी उसी जिले के हैं। हम जींद के रहने वाले हैं। हमारे जींद में जुलाना में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के MLA ने जस्सी पेटवा, उसी जींद में कल सोशल मीडिया पे देख रहा था रामराज जी, उसी जींद की मैंने बात की, उनके आगे बताया सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर, पैसा साथ के साथ आ रहा है जी। ठीक है, अब मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। सर 2 चीजें सतपाल साहब, पहली चीज जो केंद्र ने एक ढील दी है, क्योंकि इस बार अप्रत्याशित बारिश हुई है, गलत समय में हुई है, ओलावृष्टि भी खूब हुई है, तो सरकार ने जो राहत दी है, हालांकि आदेश कल का ही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो अगले 1-2 दिन के बाद पता चलेगा कि क्या मंडियों में जो केंद्र की तरफ से आदेश आया है, क्योंकि हमें पता है ना दिल्ली से आदेश आते आते बहुत वक्त भी ले लेता है,
तो उसका इम्पैक्ट अच्छे से पता चलेगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या उसका फायदा होगा, और दूसरा जो कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक की समस्या खत्म हो गई है, अब समस्या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज उठाते हैं। साथ में जो मेरे साथी है पैनलिस्ट, उनको भी राम राम, नमस्ते, और हरियाणा की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम राम। देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं मेरे साथी से। 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंच चुका है मंडियों में, और उठा सिर्फ 10 लाख मीट्रिक टन। सड़कों पे गेहूं आ गई है। किसान बेचारा पहले खेत में पिटता है और अब मंडियों में पिट रहा है। 3-3, 4-4 दिन लगातार पड़े रहते हैं, उनको भूखे प्यासे। कोई इस सरकार ने उनके लिए पानी का या ठहरने का कोई भी इंतजाम नहीं किया हुआ है। इसी मारे संभालका में, मतलोडा में मंडियों पे ताले लगाए गए हैं, क्योंकि न तो इनका बायोमेट्रिक और पोर्टल काम कर रहा है। क्या जरूरत थी इनको पोर्टल की, क्या जरूरत थी मैट्रिक की, और क्या बायोमेट्रिक की क्या जरूरत थी इनको गाड़ियों पे, मतलब इस पे ट्रैक्टर पे नंबर लिखवाने की। किसी के पास बैलगाड़ी है, क्या वो उसका गेहूं नहीं भी खरीदेंगे? ये रही बात, इन्होंने अगर तो ठीक है, बाहर के गेहूं के लिए बहाना बना रहे हैं कि बाहर का गेहूं आता था यूपी का। इनके बॉर्डर पे क्या करते हैं सरकार? बॉर्डर को सच क्यों नहीं करती? इस हिसाब से तो आतंकवादी भी घुस जाएंगे जब बॉर्डर से बाहर का गेहूं आ रहा है। तो ये सिर्फ दिखावा करते हैं। ये किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी पार्टी है, ये झूठ बोलते हैं। और रही बात केंद्र ने जो दी है, वो जब आएगा, सही मायने में लागू होगा, तो जरूर फायदा होगा किसान को, ये हम मानते हैं। लेकिन वो आएगा या नहीं आएगा, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। मेरे साथी से एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों की पेमेंट आई है खाते में? रो रहे हैं बेचारे। जब गेहूं ही नहीं बिकाऊंगा, पेमेंट कहां से आएगी? 9 के पास जी, आप मेरी बात सुनिए। जो लोडिंग करने वाली लेबर है, बेचारे भूखे रो रहे हैं। चैनल वालों के पास आके कहते हैं हमारी आवाज उठाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP लीडर आए थे हमारे यहाँ करनाल मंडी में। उन्होंने मॉइस्चर चेक करने के लिए सरकारी एजेंसी को, सेक्रेटरी को बुलाया कि आप मॉइस्चर चेक करने वाली मशीन लाओ। वो नहीं लेके आए। नहीं, जब प्राइवेट से मिलाई तो 12 मॉइस्चर मिला, उस गेहूं को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। दादूपुर के वीरेंद्र की गेहूं थी। ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ बहाना बनाते हैं किसी तरह खाद बच जाए। लेकिन अभी देख लेना क्या हाल होगा। आपको मतलब जवाब देना होगा जनता को और किसानों को। आप क्यों परेशान करते हो किसान को, क्यों पीटते हो? वो अंदाता है। आप खाद का रेट है वो बढ़ा रहे हो और वेट घटा रहे हो। ये किसान हितैषी पार्टी नहीं है। कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब 2005 में आए थे, बिजली के बिल माफ किए थे, किसानों का कर्जा माफ किया था, सिर्फ किसानों का भला किया है। तो कांग्रेस के राज में हरियाणा के CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। मैं एक अपने साथी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने किसानों के लिए कोई स्पेशल पैकेज दिया है? कितने आंधी तूफान, ओलावृष्टि, बहुत नुकसान हुआ है। वो बेचारे रो रहे हैं, खाने के लिए दाने नहीं है उनके पास। इनका ध्यान सिर्फ कॉलोनी काटने में, पैसे कमाने में और विकास के नाम पर झूठ बोलने में लगा हुआ है। जी ठीक है, जवाब दूं? जल्दी से दीजिएगा, मुझे रेडू साहब के पास जाना है, जल्दी से दे दीजिए, 30 सेकंड। ऐसा है कि आप तो किसान हितैषी होने का नौटंकी कर रहे हैं, हमारे को किसान विरोधी बता रहे हैं। किसान हितैषी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिखा तो दिया था। नींद में रेती हुई थी, आपके नींद में ही हुई थी। 1600 करोड़ का कर्ज माफ किया था, याद करिए। रामराज जी, आप किसान नहीं हो, इसलिए किसानों की आवाज को उठाना चाहते हो। आप किसान नहीं हो, किसानों की आवाज उठाना चाहते हैं। हमारे रेडू साहब आपकी जवाब देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। ठीक है, रामराज जी और सतपाल रोड जी का ऑडियो प्लीज कम कर दीजिए, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। विजय रेडू साहब, दो पक्ष है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर ये बारिश रूपी जो प्रकोप आसमान से किसानों के ऊपर बरसा है, हम लोगों ने तो मौसम को एंजॉय किया, लेकिन किसानों के लिए ये दर्द है, तकलीफ है। 6-8 महीने की उनकी जो मेहनत है, मतलब कई लोगों का तो जो बड़े किसान हैं उनको शायद उतना प्रभाव ना पड़ता हो, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनका तो जो कर्ज लेके खेती किसानी करते हैं, उनकी तो पूरी मतलब साल भर की
पैकेजिंग खराब हो जाती है और उभरने में साल 2 साल लग जाते हैं। केंद्र ने एक पहल किया, अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये अगले 2-3 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि आदेश कल का ही है। तो ये 2-3 दिन बाद पता चलेगा कि सेंटर से जो आदेश आया वो मंडियों में कितना लागू हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे जगह से विजुअल आए हैं जहां पर मंडियों में गेहूं तो पहुंचा है, लेकिन जिस अनुपात में पहुंचा है उसके 50% के अनुपात में भी उठान नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या है कि बायोमेट्रिक की आज भी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि वो नया प्रक्रिया है, उसको वक्त लगेगा। तो भाई अगर 10, 20, 50, 100 किसान भी परेशान हो रहे हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं? धर्मराज जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को नैलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। इस प्रकार से आपने बताया कि बड़ा किसान और छोटा किसान, देखिए किसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसानी में खर्च इतने हैं और प्राकृतिक मार भी आ जाती है, तो बड़ा किसान भी बड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि उसमें बचत का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और यदि एक फसल खराब हो जाती है तो 5 साल उसको उस फसल की भरपाई करने में लग जाते हैं। इसलिए जो भी मार पड़ती है प्रकृति की तरफ से वो हर किसान को प्रभावित करने का काम करती है। दूसरा प्रश्न आपका जो इन्होंने लस्टर लॉस में छूट देने का काम किया, देखिए लस्टर लॉस लगाया किसने था? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाया था। पहले इस तरह की चीजों को इग्नोर ऑलरेडी किया जाता था सरकारों में, कोई नहीं देखता था कुछ दाना कटा फटा है या कुछ थोड़ा बहुत उसकी चमक में फर्क आ गया है तो उसको देखा ही नहीं जा करता। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राज में तो धर्मराज जी, आपको ध्यान है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है, हम ट्रॉली में बैठ करके जाते थे और आड़ती की फड़ पर डाल देते थे और आड़ती उसको बेच देता था। कुछ होता ही नहीं था, न मॉइस्चर मशीन होती थी, न ही लस्टर का कोई मैटर हुआ करता था। ये सारे के सारे कानून जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, और यदि उसमें इन्होंने आज की डेट में कुछ छूट भी देने का काम किया है तो ये कोई ज्यादा बड़ी बेनिफिट वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा प्रभाव इससे अफेक्टेड नहीं होगा किसान, क्योंकि वो अनाज जो है अगर ये गवर्नमेंट नहीं लेगी, एमएसपी रेट पर नहीं लेगी, तो 150 रुपए के लॉस में हो सकता है किसान को बाहर देना पड़ जाए। लेकिन ये जो छूट दे रहे हैं, इस छूट के बदले में उल्टा मॉइस्चर के नाम पर जो ये किसान को ठगने का काम कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। अगर इनको छूट देनी थी, अभी बारिश का मौसम हुआ, फसल में नमी बढ़ी है तो ये 12% मॉइस्चर लेते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या है कि इनकी जो मशीनें हैं, हैफिड की मशीन अलग मॉइस्चर दिखाती है, वेयर हाउसिंग की मशीन अलग से मॉइस्चर दिखाती है। ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमने खुद चेक किया है। आज हम नरवाना मंडी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम था किसान केंद्र पर, उन्होंने किसानों को संबोधित किया, और जब हमने वहां पर इस बात की चर्चा की कि मशीन मॉइस्चर मशीन में डिफरेंस क्यों आता है, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। और मर्जी होती है अधिकारी की, वेयर हाउसिंग परचेज कर रही है वो अपनी मॉइस्चर मशीन से परचेज करती है, हैफेड परचेज कर रहा है वो अपनी मॉइस्चर मशीन से कर रहा है, और सरकार की मशीन है वो अलग से मशीन है। ये सारी मशीनें एक ही सैंपल को, देखिए एक और समझने वाली बात है, एक सैंपल एक ढेरी से लिया, एक जो ढेरी है अनाज की उससे लिया, एक मशीन में डाल दिया, मॉइस्चर चेक कर लिया, सेम वही जो अनाज पहली मशीन में डाला उसी अनाज को निकाल करके दूसरी मशीन में डालते हैं, और उसी अनाज को निकाल करके तीसरी मशीन में डालते हैं। तीनों का मॉइस्चर अलग है, तो कहां तक आप मॉइस्चर जो परसेंटेज है वो अलग अलग आती है, तो कहां तक आप विश्वास करोगे? तो सरकार को यदि बढ़ाना चाहिए था तो कम से कम 12% को 13-14%, 14% तक तो ले जाना चाहिए था। मॉइस्चर में भी छूट दी जानी चाहिए थी, जो कि बारिश के कारण भी खराब हो रहा है, और उल्टा जो है ना मशीनों में भी डिफरेंस है। कम से कम 3 मशीनों का जो मॉइस्चर है उसकी एवरेज तो सरकार को ले लेनी चाहिए थी, जो कि 14% के आसपास फिर भी बन जाता था। दूसरी बात उठान वाली आपने उठाई, नरवाना मंडी के हम सेक्रेटरी महोदय से मिले, वहां किसानों से मिले, आढ़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है जयपाल मंगला, उससे भी हमने चर्चा की मंडी में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है। उन्होंने बताया दरवाना की मंडी है जो एक तहसील की मंडी है, वहां पर उन्होंने बताया कि 5 लाख की आवक हुई है, 5 लाख क्विंटल जो है अनाज आ गया हमारे पास, उसमें से गवर्नमेंट ने 2 लाख की परचेज की है, यानी 3 लाख क्विंटल की तो परचेज ही नहीं हुई आज तक, वो मंडी में पड़ा है। और उठान कितना हुआ? बोला
तो वो कहते हैं कि उठान आज शुरू करेंगे हम। भाई आज तक उठान ही नहीं हुआ। 5 लाख टन 5 लाख क्विंटल गेहूं जो है वो मंडी में रखा है। बिल्कुल तो हैंडलवाओगे भैया आप लोग, साथ के साथ उठान क्यों नहीं हो रहा? और दूसरी बात आपने कृष्णलाल मिड्डा जी, बिल्कुल हमारी पार्टी के भी रहे वो। शुरुआत में एमएलए हमने ही उनके पिताजी को बनाने का काम किया था और 2 बार बनाने का काम किया था। और जब हरिचंद मिड्डा जी एमएलए बने थे, मैं यहाँ का हल्का प्रेसिडेंट था पार्टी का उस टाइम, और सारी इलेक्शन की कमान मैंने ही संभाली थी। हमारे ही नर्सरी से गए हुए ये डिप्टी स्पीकर महोदय हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है धर्मराज जी। कृष्ण मिड्डा जी कल जाकर मंडी में अधिकारियों को लताड़ लगाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, वो अधिकारियों से बात करते हैं और कहते हैं कि आप वहां बैठे रहो, जीन को कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा। क्या कृष्ण मिड्डा जी को आज याद आया कि मंडी में बारदाने की भी जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं उन्होंने पहले से समझ रखी कि बारदाना भी पहुंचाना पड़ेगा? क्यों नहीं उन्होंने पहले से जाकर के कहा कि किसान परेशान होगा तो उसकी जो सुविधा है उसको पूरा करने का काम? 10 चक्कर लगा चुके हैं कृष्णलाल मिड्डा जी जींद के अनाज मंडी में। आज उनको वो कमी दिखाई याद दे रही है जब मंडी में पैर रखने के लिए जगह नहीं रही। ये सरकार एडवांस में तैयारी नहीं करती है धर्मराज जी। और जींद की मंडी में तो रामराज मेरे डिस्ट्रिक्ट का, ठीक बात है, वहां पर तो कृषि मंत्री जी आते हैं, वो बात तक नहीं करते किसान से, मिलते तक नहीं है, पास से गुजर जाते हैं। और आज उन्हीं किसानों ने, यदि ये सारी सुविधाएं सही दे रहे हैं तो कृषि मंत्री का पुतला, लोग पुतले जलाते हैं धर्मराज जी। एक नया रिवाज देखा, उन्होंने कृषि मंत्री जी का पुतला उल्टा करके लटकाया हुआ है मंडी में, जला नहीं रहे हैं उसको, उल्टा करके बड़े पेड़ के ऊपर लटका दिया उल्टा करके। हालांकि मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसानों ने इतना गुस्सा है, उस गुस्से में उन्होंने उस पुतले को उल्टा करके लटका दिया और कह रहे हैं न हम मारेंगे आपको और नहीं हम आपको अच्छे से जीने देंगे। तो इस तरह का ये माहौल बना हुआ है। आखिर ये क्यों बना हुआ है इस तरह का माहौल? इस तरह का माहौल बनाने के लिए ये सरकार जिम्मेवार है। एक और बात धर्मराज, एक और आंकड़ों की बात मैं बताता हूँ। पिछले साल हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम किया था, इनका खरीदा था। इस बार इन्होंने टारगेट, जबकि आवक ज्यादा है, फसल अच्छी निकल रही है, तो 80 लाख मीट्रिक टन का कम से कम 88-90 लाख मीट्रिक टन का इनको अपना टारगेट रखना चाहिए था। बल्कि इन्होंने रखा क्या है, 72 लाख मीट्रिक टन का। आवक ज्यादा है, फसल ज्यादा आएगी, और 80 में से 8 लाख मीट्रिक टन घटा करके 72 लाख का रखा है इन्होंने, जिसमें से 47 लाख मीट्रिक टन लगभग मंडियों में पहुंच चुकी है, जैसे कि आंकड़े आप लोगों ने बताए हैं। तो फिर बाकी की फसल किसान कहाँ लेकर के जाएगा, कैसे उसका यूज करेगा? तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था बायोमेट्रिक का कितना फायदा कितना नुकसान। आखिर सरकार घुटनों के बल आई कि नहीं आई, आप बताइए मुझे। क्या सरकार ने इस बात को नहीं माना? अगर पोर्टल नहीं, सर्वर नहीं काम करता है तो मैनुअल गेट पास बना दो भाई। 8 बजे की बजाय पूरी रात चलाने का काम करो। और गेट पूरा दिन सर्वर काम नहीं कर रहा है, 400 ट्रैक्टरों की लाइन लग जाती है, तो फिर मैनुअल पर क्यों आई सरकार? अगर ऐसी सरकार की ये जिद्दी थी कि हमने किसान को परेशान ही करना है और हमने बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन करवाना है, तो क्यों नहीं आपने अरेंजमेंट किया? आपने कैसे सर्वर डाउन हो रहा है? ये सर्वर डाउन भी जानबूझ करके किया जा रहा है और सर्वर को ऑपरेट भी जानबूझ करके करवा देते हैं, फिर जब खूब परेशान हो लेते हैं तो कहाँ इनकी व्यवस्था है? किसी भी मंडी में। ठीक है रेडू साहब, मैं राकेश जी एक बात जो आई अभी, ठीक है रेडू साहब, राकेश बहन जी एक बात जो आई, देखिए तकनीकी तौर पर आप तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, तकनीक समय की जरूरत है, लेकिन तकनीक से हम कितना सुदृढ़ हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आप तो अभी उसको आपने इनिशिएटिव लिया है, उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको पैरेलली एक सेकंड व्यवस्था भी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलली सेकंड व्यवस्था होती तो शायद वो परेशानी नहीं आती जो जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारेबाजी हो रही है, कई जगहों पर लोग जाम लगा रहे हैं, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, वो स्थिति नहीं आती। इस मामले में आप मानते हैं कि सरकार से एक चूक हुई है और उसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए जल्दी से? नहीं, देखिए हमें समझना पड़ेगा कुछ बातों को कि व्यवस्था तो ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनके पास संसाधन तो नहीं है उस चीज के लेके। यदि इन्होंने बायोमेट्रिक की है तो इनका पोर्टल कई दिन बंद रहा, जिससे फिर इनको मैनुअल करना पड़ा। ये व्यवस्था तो इनको पहले करनी चाहिए, ट्रायल पहले कर लेना चाहिए था इनको। बिना ट्रायल किए एकदम सीजन में चले जाना और पीक सीजन में चले जाना तो कहीं ना कहीं दिक्कत
किसान को पैदा करती है। दूसरी बात, मैं बड़े भाई साहब की बात, जो बीजेपी प्रवक्ता है, इनकी बड़ी बात ध्यान से सुन रहा था जी। इन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने 72 लाख टन की, जो मीट्रिक टन की जो है खरीद का लक्ष्य रखा है। तो उसमें आपने बताया कि 48 लाख टन जो है मंडियों में आ चुका, यानी कि 70% के आसपास आ चुका। उठान कितना हुआ? 10%। दूसरी बात, यानी कि 50% से ज्यादा गेहूं मंडियों में पड़ी है, इन्होंने मान ली। दूसरी बात, पेमेंट की बात ये बड़ी बार बार कर रहे हैं कि हमारा इतना पैसा चला गया। अरे भाई, जब मंडी से उठान ही नहीं हो रहा तो पैसे कहां चले गए? आप जो लक्ष्य दे रहे हो पेमेंट का, पिछले आप आज 15 तारीख हो गई, 15 अप्रैल, आधा सीजन निबड़ चुका है। आधे पैसे तो किसान के वैसे खाते में आ जाने चाहिए थे, वही लेट है आपके। आप किस तरीके से अपनी बात को बढ़ा के किसान के लिए कहते हो? किसान तो मंडी तंग है। आपने क्या क्या किसान को दिखाया मंडियों के अंदर? किसान को दिखाया कि आपने किला नंबर बताना है, किसान को बताया आपने ट्रैक्टर नंबर बताना है, किसान को दिखाया कि आपने आधार नंबर बताना है, किसान को बताया कि आपने अंगूठा दिखाना है, किसान को बताया कि आपने आंख दिखानी है। कितना परेशान करोगे भाई? यूपी से गेहूं रुक ही गया, गेहूं आज मंडियों में आ नहीं रही क्या? थनेसर के अंदर सरेआम कट्टे बदले जा रहे हैं। कौन बदल रहे हैं? वो आपकी पार्टी के लोग तो हैं। और कौन बदल रहा है? लोग। अरे भाई, आपकी पार्टी के लिए तो सारा कुछ खुला है, बस बेशक प्रदेश का किसान को तंग करना है हमने। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति किसान के लिए बनाई जा रही है कि किसान को, अब सैलोज की बात आ रही थी जो 2 दिन चला, वहां अडानी का सैलो जो सोलू माजरा में थे, वहां पे अडानी के सैलो में कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। किस तरह व्यवस्था को लेकर जाना चाहते हो? अन्न के ऊपर क्या पूंजीपतियों को कब्जा करवाना चाहते हो आप लोग? यदि किसान को उस तरह मोल्ड कर रहे हो, सैलो माजरा में जो किसानों के साथ बीती, खुद विधायक वहां पे बैठा रहा 2 रात, वो खुद क्या के ये माला बना के किसानों को बुला रहे हैं वहां पे, और उसके बाद 2 दिन उनका कोई। चलिए सर, राकेश जी, आपके प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही थी। जो अपडेट है, बैठक खत्म हो गई है। हरियाणा कांग्रेस की ये बैठक निकाय चुनाव के मद्देनजर हो रही थी, जिसमें तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। बड़ी अपडेट इस वक्त की, मुकाबला थोड़ा निकाय चुनाव का देखने को सर अच्छा मिलेगा, क्योंकि पहले बहुत सारी पार्टियां बचती हैं सिंबल से चुनाव लड़ने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि वो निकाय का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, यानी मुकाबला आमने सामने से होगा। कोई बैक चैनल से उम्मीदवार खड़ा करने की बात नहीं होगी। सामने भारतीय जनता पार्टी भी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी निकाय का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट जो इस वक्त आ रही है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही थी, और इस मामले में जो बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी निकाय का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। बहस जरूरी है, और बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बात किसानों की कर रहे हैं, खेती की कर रहे हैं, गेहूं खरीद की कर रहे हैं, और किसानों की परेशानियों की कर रहे हैं। रामराज जी, मैंने कुछ नहीं कहा। राकेश बैंस जी किसान हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ कंसर्न शो किया है, कुछ परेशानियां बताई हैं, तो आप उनकी परेशानियों को ही एड्रेस कर दीजिए। देखो, मैं हमारे भाई को बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे अन्नदाताओं को भी बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे, उन्होंने किसानी भी करी है। उन्होंने एक वायदा किया था कि भाई हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे, और मैं आपको वचन देता हूं, उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। उन्होंने तुरंत केंद्र सरकार से परमिशन मांगी, और उनके विनम्र आग्रह पर केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी। किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा, जुबान के धनी है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी एमएलए की, सभी मंत्रियों की ड्यूटी अनाज मंडी में लगा दी गई है। भाई वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, किसानों को कोई असुविधा ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। कृषि मंत्री ने भी दौरे करे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अनाज मंडी में गए हैं, और हमारे सारे एमएलए, मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता
और संगठन की भी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन की भी ड्यूटी लगा दी गई है और HCS अधिकारी की देखरेख में ये खरीद हो रही है। जहां पे अव्यवस्था है उसको ठीक किया जा रहा है और ये सब किसान के हित में किया जा रहा है। जिस तरह से पिछली बार पहले मेरी सुन मेरे भाई एक इनको बोल लेने दीजिए सर, फिर आप बता दो, इनको बोल लेने दीजिए। किसान नेता मैं आपके बारे में बताऊंगा फिर। जैसे रिवाड़ी में बाजरा बाहर से आया, सूरजमुखी आई और ये धान बाहर से आया। इसको रोकने के लिए किसान को और ज्यादा फायदा देने के लिए किसान भाइयों के लिए ही ये पारदर्शिता अपनाई गई है ताकि हमारा किसान और ज्यादा लाभ ले सके और किसानों की ज्यादा फसल खरीदी जा सके। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से हमारे देवतुल्य हमारे अन्नदाताओं से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आपकी फसल का दाना दाना, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार है, आपका भाई आपका बेटा हरियाणा का प्रधान सेवक है, दाना दाना खरीदा जाएगा। इसमें कोई आप 72 लाख कह रहे थे, वो 72 लाख तो एक एस्टिमेट होता है, उससे फालतू चलाएगा तो क्या हम नहीं खरीदेंगे? वो भी खरीदेंगे हम। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा वो किसी की बेकाई में ना आए, MSP से नीचे अपनी फसल ना बेचें। और रही बात किसान नेता के बाद, मैं इनको भाई को बताना चाहूंगा ये किसान नेता हैं जो कई स्वयं किसान नेता बने घूम रहे हैं। उन्होंने खुद गुरनाम सिंह चटूनी का स्टेटमेंट आया था कि भाइयों हमने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी चुनाव में, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उसको कैश नहीं कर पाई। इसका मतलब किसान नेताओं के बीच में और कांग्रेस के बीच में कोई सांठगांठ थी, कोई एग्रीमेंट था, कोई इनके बीच में कोई डील थी। उस डील पर कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी तो उसने उसका भेद खोल दिया। किसान आपकी बेकाई में नहीं आएगा। आज हरियाणा का किसान जाग चुका है, आपने श्रमिक भाइयों को भी बेकाया, वो भी आपकी बेकाई में नहीं आया। किसान भाई जाग चुका है। सर एक मिनट रामराज जी उस ट्रैक पे मत जाइए। रामराज जी एक मिनट वो आज हरियाणा का किसान को ये पता है, आज उनका भाई उनका बेटा हरियाणा का प्रधान सेवक है, उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। आप उस टाइम की बात क्यों नहीं कह रहे जब किसान को डरा धमका के सेक्शन 4-6 का नोटिस थमाया और सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी और उसमें कॉलोनी काट दी। 1-2 रुपए के चेक 2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते थे कांग्रेस के टाइम में, और क्या भाव था? आज MSP पे खरीदे। ठीक है रामराज जी एक मिनट रामराज जी एक मिनट रुक जाइए। और आज किसान मजदूर का बेटा जिसकी 3 पीटी खाली चलेगी भाई, ऑडियो कम कर दीजिए, डाउन कीजिए दोनों। आज मेरिट का अरे सर कभी इंटरप्ट करता हूं तो सुन लीजिए। रामराज जी कभी इंटरप्ट करता हूं तो सुन लीजिए, नॉन स्टॉप बोलते जाइएगा। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। जब बोलता हूं रुक जाइए तो रुक जाइए। आपने जो बात कही इस पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है राकेश जी का। राकेश जी आप जल्दी से पूछिए, फिर रामराज जी जवाब देंगे। 1 to 1 करके बात कीजिए, अच्छा लगेगा। आप भी समझेंगे, मैं भी समझूंगा, लोग भी समझेंगे। एक साथ ऐसे कमेंट्री करते जाएंगे कोई नहीं समझेगा। बोलिए राकेश जी। देखिए बीजेपी ने आज जो मंडियों को एक प्लेटफॉर्म जो बनाया वो फोटो शूट बना दिया है। आप जाइए फोटो उतरवाइए, आपका MLA फोटो उतरवाएगा, पर असली जो समस्या है उसकी तरफ कोई बयान नहीं देंगे, केवल अपनी बात कहेंगे और किसी की सुनने के लिए नहीं है ये लोग। आप लगाइए कि 60% दाने जो है मंडियों में आ चुके हैं और उठान तो 10% का है। क्या व्यवस्था बनाई? कौन अधिकारी आपके जा रहे हैं मंडी के अंदर? केवल बोलना एक अलग बात है, आप बोलिए जो मर्जी बोलिए। दूसरी बात, आज 16 तारीख हो चुकी है। आप ये बताइए कि पिछली सरकारों का आंकड़ा उठाइए, कितनी पेमेंट किसानों के खाते में चली जाती थी और आज की आपकी सरकार ने कितनी भेजी? आप तथ्यात्मक बात कीजिए ना, आप आंकड़ों पे बात कीजिए ना। मैं तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ मेरे भाई। 228 करोड़ रुपए जा चुके हैं और 340 करोड़ प्रोसेस में वो जा रहे हैं, प्रोसेस में है। और दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये किसानों की सरकार है। आज किसान का बेटा आज हमारा प्रधान सेवक की कुर्सी पर बैठा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। उन्हें खुद भी किसानी करी है। आप किसान आपकी बेकाई में नहीं आएगा, आपकी बड़काई में किसान आने वाला नहीं है। 16 तारीख तक कितनी पेमेंट चली? और एक HCS अधिकारी हर मंडी में HCS अधिकारी की देखरेख में, ताकि किसान को कोई सुविधा ना हो, उसकी देखरेख में किसान की उपज खरीदी जा रही है।
और उसकी उपज का पैसा, ठीक है, उसकी उपज का 48 से रामराज जी उसके खाते में भेजा जाए। किसानों की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है और किसानों के आशीर्वाद से। ठीक है रामराज जी, एक मेरा सवाल है रामराज, किसानों के आशीर्वाद से अच्छी बात है रामराज जी, अच्छी बात है किसानों की सरकार है और ये बात भी सत्य है कि सभी वर्गों की सरकार है। ठीक है राकेश जी, एक मिनट, ये बात भी सत्य है कि हरियाणा में कोई पार्टी, कोई राजनेता ये नहीं कह सकता कि हम किसानों के हित की बात नहीं करते। सबको कहना पड़ेगा जिसको हरियाणा की राजनीति करनी है कि हम किसानों के हित की बात करते हैं और किसानों के लिए हम खड़े रहेंगे। प्रश्न ये है कि सर, जो लोग परेशान हो रहे हैं मंडियों के बाहर, जिनके फसल को उठान नहीं हो रहा, वो भी तो हरियाणा के किसान हैं। उनकी, क्योंकि कई जगहों पर यह कहा कि उठान का जो टेंडर है उसमें देरी हुई, तो भाई उसमें देरी क्यों हुई? कौन लोग थे वो देरी करवाने वाले, जो टेंडर नहीं देरी से हुआ? तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी, जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी ना सर। ऐसा बारिश हुई थी ना उस टाइम में, थोड़ी बहुत 1-2 दिन दिक्कत थी। मैंने आपको बताया, कोई भी नया प्रोसेस शुरू होता है स्टार्टिंग में उसमें 1-8 दिन दिक्कत आती है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सिचुएशन इज नॉर्मल। और खुद कृषि मंत्री ने कई मंडियों का दौरा किया, महम गए हैं, झज्जर गए हैं और कई जगह गए हैं। उन्होंने किसानों से और आड़तियों से रामराज जी, एक बात बोलूं, हमारे एमएलए की ड्यूटी लगाई गई है सभी की। सर, मैं सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राणा साहब, उनकी एक बात मैं सुन रहा था, वो किसी मंडी पे गए थे जहां पर कुछ सवाल जवाब हो गया, तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे ना बड़ी अटपटी लगी, पता नहीं लोग विपक्ष ने उस बात को क्यों नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है ये चीन में चलता है, रूस में चलता है, अमेरिका में चलता है, वहाँ वापस करवा दो तो हम वापस कर देंगे। भाई ये बताओ, चीन जो अपने किसानों को देता है, चीन में जो चीजें होती है, चीन, तो वो चीज क्या हिंदुस्तान में हो सकता है? ये बात उन्होंने कही थी। मैं बताऊं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जुलाना का रहने वाला हूं, जुलाने के नजदीक गांव है पौड़ी। हमारे जुलाना मंडी में गए थे और आड़ती वहां पे उस टाइम में बंद कर रहे थे, वहां पे स्ट्राइक कर रहे थे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां रुके थे और आड़तियों से मिले थे कि बताओ क्या समस्या भाई। उन्होंने एक तो ये ट्रैक्टर के नंबर वाली समस्या बताई थी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई तुम चौक से लिख लो, हाथ से लिख के उस पर कागज चिपका दो, तुम मुंह से बता दो, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मैं खुद किसान का बेटा हूं, मैंने किसानी करी है, मैं मेरे तो बढ़िया किसान की पीड़ा कौन समझ सकता, बताइए आप। फिर उन्होंने कहा बिला जी ये गुंठा अड़ा है, नहीं दो बिला दूर फेंक दो इस सौदा ने दो। फिर उन्होंने कहा भाई कोई दिक्कत आ जाएगी, हम बैठे ना आपके समाधान के लिए, और वो भी अब कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है सर, कोई भी परेशानी नहीं आ रही है, कोई रेणु साहब कुछ कह रहे थे, रेणु साहब, हाँ, नया सिस्टम डेवलप किया जाता है। सर नया सिस्टम अच्छी है, डेवलप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नई सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और ये को जोड़ना चाहिए, पारदर्शिता अपनाई जाती है, किसान के हित में किया गया है। ठीक है सर, ठीक है रेणु साहब, ठीक है, ठीक है रेणु साहब, विजेंद्र रेणु साहब कुछ कह रहे, सुन लीजिए, बहुत देर से शांत है। बाहर की आवक नहीं, ठीक है रामराज जी, ठीक है, ठीक है, किसान का दाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रामराज जी, ठीक है, ठीक है, राकेश जी रुक जाइए, राकेश जी रुक जाइए, रेणु साहब बोलिए। अब सारा टाइम मेरा ही है भाई, अब दोनों शांत होकर सुनो। तू बोल ले भाई, तू भी दे भाई हमारा ना। वैसे हमारे माननीय आदरणीय श्याम सिंह राणा जी मंत्री, जो कि हमारे साथ भी बहुत दिन उन्होंने काम किया, मैंने भी उनके साथ काम किया है, परिवर्तन यात्रा में बहुत मेहनत उन्होंने करने का काम किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब अंगूठे वाला मामला निपटा दो, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जब चीन और रसिया में हम जाते हैं एयरपोर्ट पर, वहां हमारा अंगूठा लगवाते हैं, तो वहां का अंगूठा लगवा दोगे तो हम यहाँ का अंगूठा हटा देंगे, किसान का अंगूठा नहीं लगवाएंगे। जबकि इस बात का कहीं किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है, कोई आपस में मिलता नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है इस मामले का कि वो हटाएंगे तो तभी किसान का अंगूठा बचेगा। और हद तो तब कर दी धर्मराज जी इन्होंने, अगर किसी का अंगूठा नहीं आता है, नहीं उठाता है उसको, वो मशीन नहीं उठाती है, तो बोला कि आंख की पुतली दिखा दो भाई। अरे भाई, तो अभी गेहूं बेच रहा आपने, आज तक तो ऐसे ही बिका करती थी। मतलब किसान की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और श्याम सिंह राणा जी ने एक और बात कही थी धर्मराज जी, कहा था एक मंडी में जाकर के, अभी की बात है 5-4 दिन पहले की, कि भाई जो ये बारिश हो रही है ना, और जो ये ओले की बारिश हो रही है, ये तो किसान के लिए सोना बरस रहा है। अगर पकी हुई फसल के ऊपर इस तरह से बारिश होती है तो प्रति एकड़ 2 क्विंटल गेहूं बढ़ जाएगा आपका, और ये तो आपके लिए फायदे का सौदा, बारिश हो रहा तो। जबकि किसान रो रहा है, वो बता रहे हैं कि सोना बरस रहा है आसमान से, आपके तो 2 क्विंटल और प्रति एकड़ जो है ना बढ़ जाएगी फसल।
अब मैं आता हूँ मैं दूसरी बात के ऊपर, जिस प्रकार से रामराज जी ने भी कहा और बीजेपी वाले भी सभी कहते हैं कि भाई बाहर से आने वाली फसल को रोकने के लिए हम नई व्यवस्था लेकर के आए। बाहर की फसल धर्मराज जी कहाँ से आती है? बाहर से आएगी ना, ये तो है नहीं भाई हरियाणा के किसी गांव की फसल किसी मंडी में जाएगी तो उस मंडी के लिए वो फसल बाहर की होगी, वो तो नहीं हुई। इनकी लिमिटेशन था इन्होंने मंडियों का। मेरे गांव की फसल यदि मेरे शहर की मंडी में जाएगी, या तो ये उसको बाहर की मानते हो या फिर बाहर उसको मानते हो जो आउट ऑफ स्टेट से आती है। जहां तक मेरा विवेक काम करता है, मेरी इंटेलेक्चुअलिटी काम करती है, मेरे ख्याल से जो दूसरे स्टेट से आती है उसको बाहर की फसल हम सकते हैं। अगर ये गांव वाले को बाहर की मानते हो तो इनकी मर्जी है, लेकिन हम तो मानते हैं जो बाहर से आती है, दूसरे स्टेट से आती है। तो दूसरे स्टेट से आने वाली फसल को रोकने के लिए हमें बॉर्डर सील करने चाहिए था या किसान के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए था। एक आम बात, आम किसान समझता है इस बात को, भाई आप बॉर्डर सील कर दो, बाहर से फसल ही नहीं आएगी तो किसान के ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत नहीं है। यानी कि चोर को खुला छोड़ दिया और किसान को मजबूर कर दिया। ये सारी बात हर कोई समझता है। दूसरी बात, रामराज हमारे भाई, मेरा भाई है, पड़ोसी भी है, ये कहते हैं हमने 228 किसानों की खातों में भेज दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं आपको, आपने किसानों की सूद ली है, उनकी समस्या को सुना है। जिन दो किसानों के खातों में 228 करोड़ चला गया, वो जरूर ये कह रहे होंगे कि हमारा पैसा मिल गया और हम खुश है, वो अपने घर के खर्च वर्च उन्होंने चलाने शुरू कर दिए। लेकिन मेरे भाई 50 लाख मीट्रिक टन फसल आ चुकी है, आपने 228 करोड़ ही दिए, जबकि 1100-1200 करोड़ चले जाने चाहिए वाले किसान है। वो तो भाई उठा, वो भी मान लिया मैंने, 340 करोड़ प्रोसेस में है, तब भी 568 करोड़ ही बनेंगे। लेकिन 50 लाख मीट्रिक टन की कीमत तो लगभग 1200 करोड़ बनती है भाई रामराज। मैथमेटिक्स लगाइए आप इसके ऊपर। आप 228 करके शाबाशी नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी 900 करोड़ और किसानों का पेंडिंग है। आप कहते हैं कि हम 24 घंटे में पेमेंट दे रहे हैं, 48 घंटे में पेमेंट दे रहे हैं। मेरे भाई, जब 1 तारीख को खरीद शुरू हुई है और 1 तारीख से आज तक 16 तारीख है, और मैंने उदाहरण दिया नरवाना की मंडी में से एक ट्रक भी वहां पर उठान नहीं हुआ है और फसल उनकी बिक चुकी है। जब उनकी फसल का उठान ही नहीं हो रखा आज तक है, तो 48 घंटे में पेमेंट कैसे दे दी भाई आपने? उनकी 10 दिन से बिकी पड़ी है, उठान हो नहीं रहा है, गोदाम में माल पहुंचा नहीं है, गोदाम में एंट्री के बाद आप पेमेंट देने की बात करते हो तो कैसे दे दी? क्यों आप लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हो भाई? ऐसे थोड़ा कोई भ्रम में डालेगा। आजकल सब जागरूक है, सब समझते हैं, सब जानते हैं। आपने पेमेंट थोड़ी सी दे दी, उसका गुणगान कर दिया, और वो बहुत सारी पेंडिंग पड़ी है, उसका जिक्र आप नहीं करोगे तो क्या लोग समझेंगे? नहीं, सब समझते हैं। धर्मराज भाई, ये अंगूठा लगाने वाली, ये 2 क्विंटल बढ़ने वाली बात जो श्याम सिंह राणा जी ने कही, हालांकि बुजुर्ग नेता है, उनके मुखारबिंद से निकल गई होगी, वो कहना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन ये कम से कम ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था भाई फसल निसरे न जबे, बाड़ी और निसरे जबे, जब बारिश होती है, राम बरसता है तो सोना बरसता है। जब आप भी जमींदार के बच्चे हो, मैं भी जमींदार का बच्चा, उन्होंने ठीक है हाँ हाँ। अब सर, अब तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा किस नोट पे उन्होंने कहा था। हाँ बोलिए रेडू साहब। रामराज बीच में बोल रहे, अच्छा प्रवक्ता बीच में नहीं बोलता। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं धर्मराज जी, हमारे मुख्यमंत्री किसान के बेटे। यस, आई कैन एक्सेप्ट इट। वो किसान के बेटे हैं, उन्होंने किसानी भी की होगी, उनके पिताजी ने भी किसानी की होगी, उनका परिवार किसानी परिवार से जुड़ा हुआ भी है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि वो किसान बने रहते तो अच्छा था, लेकिन मुख्यमंत्री की का चश्मा लगने के बाद वो किसानी को भूल गए क्या? जो इस तरह के नियम लेकर के आ रहे हैं, जो इस तरह की शर्तें थोपने का काम कर रहे हैं, क्या वो किसानी को भूल गए कि किसान किसमें, जब नायब सिंह सैनी जी खेत में पानी लगाने के लिए जाते थे या फसल बोने के लिए जाते थे, और ऊपर से जब फसल कटाई के टाइम पर आती थी, बारिश होती थी, खेतों में खड़े होकर के किस प्रकार से खून के आंसू हुआ करते थे। मैंने भी खूब किसानी की हुई है, पढ़ाई के टाइम भी मैं खेत में पानी लगाने जाता था, फसल कटवाने जाता था, और ऊपर से जब बारिश आती थी, गड़गड़ाते हुए बादल और तेज आंधी और ओले और वर्षा आती थी, तो रोते थे कोठड़ी में बैठ बैठ करके। मेरे भाई, क्या आज वो आपके नायब सिंह सैनी जी भूल गए जो आज किसान की पुतलियों का भी फोटो ले रहे हैं? वो क्यों? क्या जरूरत थी? अरे भाई, किसान फसल लेकर के आओ, मंडी में डालो, बेचो और बॉर्डर को सील कर दो।
क्यों भ्रम में डाल रहे हो प्रदेश की जनता को कि भारी फसल को रोकने के लिए हम ये व्यवस्था लेकर के आए? जब अदर स्टेट से अनाज ही नहीं आएगा तो किसान को बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप सीधा बोलो किसान को फटाफट फसल निकालो, बेचो, और बाहर से हम एक दाना भी अंदर नहीं आने देंगे, व्यवस्था बढ़ जाती। यानी कि आपने करनाल में जो धान पैडी का उदाहरण दिया कि पैडी में ऐसे हुआ था इसलिए हमने ऐसा किया है। पैडी में लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला सामने आया, और जब बात जांच हुई तो कौन आया उसमें? कोई किसान का ट्रैक्टर आया था क्या? या कोई किसान पकड़ा गया उसमें कि भाई आपने बाहर से माल ला करके मंडी में बेचने का काम किया गया? कौन पकड़ा? आपने 75 को पकड़ा, 28 को जेल में डाला, मिलर को पकड़ा, डीलर को पकड़ा, क्या कोई किसान पकड़ा गया? राकेश, ठीक है सर, अब समय कम है तो राकेश जी आपके पास आता हूं। वर्तमान परिस्थिति, ठीक है, वर्तमान परिस्थिति में राकेश बैंस जी ये समझ में आ रहा है, सरकार कह रही ऑल इज वेल और आप लोग और विपक्ष कर रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। सच्चाई इन्हीं दोनों के बीच में है, कहीं ठीक होगा कहीं थोड़ा खराब होगा। प्रश्न ये है कि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें शहर का भी चुनाव है, और जो लोग शहर में रहते हैं उनके, जो हरियाणा में शहरों में रहते होंगे, उनके तार भी कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़े होंगे। गांव होगा, गांव से आके वो शहर में घर बना लिया होगा, ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही होंगे। कई जगहों पर पंचायत में भी बाईपोल होना है। तो अगर स्थिति खराब है तो 1 महीने के अंदर चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा रिजल्ट में? राकेश जी, देखिए मेरा जो प्रश्न है वो मेरा मंडी से संबंधित है। मैं चुनाव की तरफ, क्योंकि जो मंडी में राकेश जी मेरी बात सुनिए, आप अगर जा रहे हैं अपने फसल बेचने के लिए, ठीक है, और वहां आपको बड़ी परेशानी हो रही है, उसकी जो सुनिए मेरी बात, सर सुनिए, आप अगर आपको परेशानी हो रही है, आपको दिक्कत हो रहा है, 1 महीने के अंदर चुनाव वोट पड़ना है, तो गुस्सा आम पब्लिक कहाँ निकालता है? वोट में निकालता है। ऐसे जाके किसी को मारपीट तो दोगे नहीं आप, गुस्सा कैसे निकालता है? ऐसे तो निकालता है पब्लिक। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने बाद आप रुकिए तो सही। हाँ, अपने आप दिख जाएगा इनको। कहने की जरूरत थोड़ी है, ये तो बताने की जरूरत थोड़ी है, मीडिया पे बात चर्चा करने की जरूरत थोड़ी है इसकी। ओके, आप ये कह रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा हूं, बट आप समझो। सिर्फ एक बात की उन्होंने बोलिए। हमारे बीजेपी की प्रवक्ता आपके टीवी के चैनल पे आके ये मानते हैं कि धान का घोटाला हुआ तो बायोमेट्रिक ले, और जांच नहीं करवाई थी एक भी घोटाले की। आज तक सीबीआई की जांच हम बार बार करते रहे, पर मानते हैं घोटाला हुआ, 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ, पर जांच नहीं करवाई। यही इनकी खूबी है। FIR दर्ज हो चुकी है उसमें, और 25 से ज्यादा लोग पकड़े भी गए, जिसमें आड़ती अधिकारी भी शामिल है मेरे भाई। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। क्या बड़े 1-2 मछली छोटी पकड़ के आप कहते हो भी हमने घोटाले की जांच करवा ली, क्या बड़े मगरमच्छ पकड़े गए? क्या किसी अधिकारी पकड़े गए? अंदर भी हो गए। आप मुझे ये बता, अंदर भी हो गए मेरे भाई। अरे भाई मेरी बात सुन लो, किसानों ने पंजीकरण करवाया 2.5 लाख एकड़ का, 30 लाख एकड़ कैसे बन गई, 2 लाख एकड़ वेरिफिकेशन कैसे बन गई? ये जो बायोमेट्रिक किया गया है ना, ये अनियमितताएं रोकने के लिए, गड़बड़ी रोकने के लिए किया गया है मेरे भाई। भुगतेगा किसान, इसमें अनियमितताएं गड़बड़ी रोकने के लिए किया गया। ये किसान के इसमें किया गया है। ये किसान एक ऐसी सरकार है, ये किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, वंचित समाज की सरकार है, शोषित समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है, मातृशक्ति की सरकार है ये। रामराज जी मेरी विनती है कि वेरिफिकेशन बड़ी है, आप जब आप वेरिफिकेशन करवाओगे किसी चीज की वो घटेगी। यहाँ 2 लाख एकड़ बड़ी है, उसके ऊपर तो आपने एक भी एक्शन नहीं लिया, आपकी सरकार ने एक्शन नहीं लिया, इसीलिए तो ये किया गया है। स्टेटमेंट कोई गड़बड़ी ना हो इसीलिए तो बायोमेट्रिक किया गया मेरे भाई। 3 ऑथराइज पर्सन, एक किसान 3 ऑथराइज पर्सन भेज सकता अपने, 3 ऑथराइज पर्सन है वो, अपना अपने बेटे को, भाई को और किसी को भेज सकता है वो। रामराज जी ये तो हुई किसान की पंजीकरण कराने के बाद की बात है। बिल्कुल 3। उसके लिए आपने क्या? चलिए ठीक है रेणु साहब 10 सेकंड आपके पास दूंगा सर, मुझे लोकसभा भी जाना है, 10 सेकंड आपको देता हूं।